जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द क्लास। आप सभी का लेक्चर के अंदर स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां पे भी बैठे हो आपने फिर से स्टार्ट कर दिया है। आपकी एग्जाम अराउंड 60 डेज आपसे दूर है और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की सीरीज, करंट अफेयर्स एंड साइंस। गैट का आपका एनडीए का पूरा होगा और सीडीएस का, ओटीए का पूरी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा वक्त लगता है मुझको बच्चों को लिंक भेजने में, तो मुझे एक 30 सेकंड दे देना। तब तक आप लोग भी अपने नोटबुक निकाल लीजिएगा, नोटबुक निकाल के बैठिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स। उसको मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ और ये जो पीपीटी आपको पीछे मेरे दिख रही है दैट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, तो वहां से आप लोग इसको ले सकते हो। जय हिंद प्रणव। प्रणव नोटबुक लेके बैठ जाओ अपने पास में। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो प्रणव, जो भी अपने स्टूडेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एनडीए का सितंबर के लिए या अप्रैल के लिए। टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दी है। एक सेकंड देना मुझको और। चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। टॉपिक का नाम है यूनिवर्स और आप लोग तो जानते हो कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग के अपने अपने बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सीज। और ये कहानी तो आप लोगों को सभी ने बता दिया है कि कमेंट सेक्शन में कौन बात कर रहा है भाई। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया है कि ये एक अपना प्लेनेट है। ऐसे इस सोलर सिस्टम में और 8 प्लेनेट से टोटल अपना मिला के, उसके बाद एक सन के इर्द गिर्द हम घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे सन से, बिलियंस ऑफ सन से, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और ऐसा एक यूनिवर्स है। और उसके एक प्लेनेट पे, एक कंट्री में, एक जगह पे हम लोग रहते हैं। तो ये आप लोग बहुत पहले से जानते हो। तो पुनीता पटेल, वेलकम टू द क्लास। पुनीता, चलो तो उसी के साथ साथ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। इसमें देखिएगा, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। अच्छा, यूनिवर्स को हम दूसरा एक वर्ड है विच इज कॉस्मोस, ठीक है। और कॉस्मोस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ अब यहां पे देखिएगा, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं? आचार्य कपिल को। 200 बीसी की 300 बीसी के दौरान ये होके गए थे एंशिएंट इंडिया में। और उनकी फिलॉसफी थी, जब उन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में थेरीज दिए थे कि यूनिवर्स का जैसे प्रकृति का नाम आपने हमेशा सुना होगा कि प्रकृति का सिद्धांत दिया था उन्होंने कि प्रकृति कैसे बनी है। वैसे रिसेंट वाली जो थ्योरी है विच इज बेसिकली बिग बैंग थ्योरी, उसके पहले वेदास में लिखा हुआ है यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में। जैसे लिखा है कि दैट देयर एग्जिस्टेड नो बीइंग एंड नॉन बीइंग एंड देयर वाज डीप साइलेंस एंड डार्कनेस। जैसे बिग बैंग थ्योरी हमको बोलती है। और एक हिरण्य गर्भ बोल के जो टर्म एंशिएंट इंडिया में वेदास में लिखी गई थी कि एक गोल्डन एग था जहां से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और वही बात हमको 1920 में एडविन हबल जब बोलता है बिग बैंग थ्योरी नाम देके, तो हम उस पर भरोसा भी कर लेते हैं और उसको पढ़ने भी लग जाते हैं आगे। बट अपने ही वेदास में लिखी हुई बात को हम इतने सालों तक भरोसा नहीं कर पाते। अच्छा, एज क्या है अपने यूनिवर्स का? 13.8 बिलियन ईयर्स। आगे हम देखने वाले हैं कि जब से एक बिग बैंग का एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एक छोटा सा इनफाइनाइट एनर्जी वाला और एक छोटा सा बॉल, टाइनी बॉल एक्सप्लोड होता है
और वहां से आगे हम देखते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद में अभी जो प्लेनेट हम रहते हैं वो प्लेनेट बन पाया है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा वो थ्योरी जब आएगी तब। चलो, प्लेनेट यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है? देखो, यूनिवर्स के अंदर कॉम्प्राइजेस ऑल एनर्जी फिजिकल मैटर्स टाइनी टू स्मॉलेस्ट एटम्स टू अ लार्जेस्ट गैलेक्सी। एक बड़ी सी गैलेक्सी जिसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, इन सब से मिला के टू एक स्मॉल एक एटम, इन सबको, सबकी स्टडी को और इन सबको मिला के हम उसी को बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है अपने जैसे, सो विच वी आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट। जैसे अब यहां पे ही देख लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स के अंदर, देखिएगा हमको लगता है कि हम दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे हम कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं हमको रियलाइज होता है कि हम बहुत, पूरी दुनिया ही नहीं जानती है बहुत कुछ। तो जैसे ये वाला देखिएगा, डार्क एनर्जी का जो पार्ट है वो 68% है, उसके बाद डार्क मैटर वाला 27% का आपको देखने को मिलता है, और ओनली 5% ऑर्डिनरी मैटर है। और इसी को अभी तक हम लोग जान पाए हैं। तो गैलेक्सी के फॉर्म में, सोलर सिस्टम के फॉर्म में, प्लैनेट्स के फॉर्म में, स्टार्स के फॉर्म में, जो ऑर्डिनरी मैटर से जो विजिबल है हमको, आइज से हमको विजिबल है, सैटेलाइट हो गए अपने मून, अलग अलग प्लैनेट्स के सैटेलाइट हो गए, इन सबको स्पेस हो गया, तो ये सब मिला के 5% है। यानी कि अभी तक जो कॉस्मोलॉजी है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही हम लोग जान पाए, बाकी का अपना 95% वर्ल्ड इज अननोन टू अस, जो विजिबल ही नहीं है। पहली बात तो डार्क मैटर्स में, डार्क एनर्जी के अंदर कुछ भी विजिबल नहीं है, डार्क मैटर्स में भी इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, हमको पता ही नहीं है कि वहां पे है क्या। सो दैट इज द रियलिटी। जैसे कि यहां पे देखो, डार्क एनर्जी, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स, डार्क एनर्जी एक्ट्स लाइक एन एंटी ग्रेविटी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द यूनिवर्स एक्सपांशन। तो ये जो डार्क एनर्जी है इसके अंदर ग्रेविटी ही नहीं है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर ग्रेविटी है तो वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा, एक ऑर्बिट में घूमेगा, बट यहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो फिर इसलिए यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपांड होते जा रहा है। हम आगे देखेंगे बिग बैंग की थ्योरी भी, हम जिसके अंदर यूनिवर्स एक्सपांशन हाइपोथेसिस बोलते हैं हम जिसको, कि यूनिवर्स एक्सपांड कैसे हो रहा है। उसके बाद देखो डार्क मैटर, डार्क मैटर डजंट एमिट और एब्जॉर्ब लाइट, यहां पे ना लाइट ये लोग ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, एंड हैज ओनली बीन डिटेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू इट्स ग्रेविटी। हमको सिर्फ फील होता है कि ऐसा कुछ है, ग्रेविटी है कहीं पे, तो इसकी वजह से फील होता है। ऑर्डिनरी मैटर को हम बोलते हैं एटम्स, एंड एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये लाइन हमेशा याद रखो, आपको एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यानी कि ये जो एटम्स है, ठीक है, यही है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्हीं से क्या बनते हैं? आपके स्टार्स बनते हैं, और आगे जाके क्या बनते हैं? प्लैनेट्स बनते हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा और ये नोट डाउन कीजिएगा। चलो, नाउ आई थिंक वी आर डन। आई विल चेक योर कमेंट्स। किसी का कुछ कहना है क्या यहां तक? चलो प्रणव, यहां तक समझ में आया दोस्त? लेट्स मूव फर्दर नाउ। इसके बाद देखिएगा, कुछ यूनिट है अपने पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द मून एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको हम लूनार डिस्टेंस बोलते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द मून, दैट इज नोन एज लूनार डिस्टेंस। उसके बाद देखो 1 लाइट ईयर कितना होता है हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज दैट लाइट की जो स्पीड है ट्रेवल करने की, और लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस का मेजरमेंट है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किसका मेजरमेंट है? डिस्टेंस का मेजरमेंट है। बिकॉज देखो बहुत ही वास्ट डिस्टेंस है अपने अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर, स्टार्स के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर, विच इज नॉट फिजिबल टू काउंट बाय द किलोमीटर्स। बहुत कम छोटा सा यूनिट बन जाएगा है, इसलिए हमने फिर इसको इजाद किया है लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब बेसिकली द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है,
जैसे मैं आपको अभी लिख के दे दूंगा इसके अंदर, आगे अपने पास आएगा अभी। देखो, लाइट, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर वैक्यूम में लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, और दैट इज इक्वल टू अबाउट 9.5 ट्रिलियन। ठीक है, आप देखिएगा कि आपकी लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है। कितना, यहां पे देखिएगा, लाइट लिख देता हूं मैं, लाइट इज इक्वल टू 1 सेकंड में आपकी कितना ट्रेवल करती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब सोचिएगा, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट, इसलिए हमारे लिए भी काउंट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, देखो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, या फिर आप लोग इसको मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, जो आगे आएगा ही। जैसे इसको हम 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मैं किलोमीटर में वहां पे लिखा है, उसकी जगह पे आप लिख ले सकते हो अपने पास में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, बस उतना ही फर्क है। ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड 3 लाख, जिसको आप लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट लिख लेना, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, लाइट की जो देखो, लाइट 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 लाइट ईयर के अंदर 9 इंटू 9.46 10⁻12 किलोमीटर, एंड दैट इज 1 लाइट ईयर, बेसिकली दोनों वही है, 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर्स तक वो ट्रेवल करती है इन टर्म्स ऑफ लाइट मीटर। अच्छा, लाइट को अपने, फिर ये यहां तक हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा, यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस कितना है सन एंड लाइट का, लिख लेना, सन का और अर्थ का डिस्टेंस, सन टू अर्थ इज बेसिकली 149,598,000 किलोमीटर, और इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, अच्छा लाइट ईयर के टर्म्स में देखो कितना टाइम लगता है, लाइट ईयर के टर्म में लाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए 8.311 मिनट, इतने मिनट में लाइट अपने अर्थ के ऊपर पहुंचती है। इतनी ज्यादा स्पीड है उसकी कि इतना बड़ा जो डिस्टेंस है वो 8.311 मिनट के अंदर कवर कर लेती है। एंड 365 डेज के अंदर, मतलब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू अबाउट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर तक वो ट्रेवल कर पाती है। अब इमेजिन करो इतना 365 डेज में, ठीक है, कितना किलोमीटर हो जाएगा, अगर 1 लाइट ईयर के हिसाब से अगर आप किलोमीटर्स काउंट करोगे तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा 365 डेज में। सो दैट मच इज द लाइट की स्पीड होती है। अब उसके बाद देखिएगा, अब 1 लाइट ईयर आपको समझ में आ गया है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है कि आपका, देखो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सन के बीच का, विच इज अबाउट कितना है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है आपके सन के बीच का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। एंड इसी को, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिया था, देखो 149,598,000 किलोमीटर, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये लिख लेना। और थोड़ा सा डिस्टेंस हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट किया हुआ है डिस्टेंस पता करने के लिए। उसी के साथ साथ सबसे हाईएस्ट जो होता है आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 1 पारसेक,
एंड 1 पार्सेक इज बेसिकली यहाँ पे देखिएगा 3.26 लाइट ईयर्स का मिलके एक पार्सेक बनता है। पहले हमने देखा कि 1 लाइट ईयर इज ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, और उसी के अंदर आप 1 पार्सेक अगर देखोगे, इफ यू काउंट 1 पार्सेक देन इट बिकम्स 3.26 लाइट ईयर्स। ठीक है, इतना है आपका है, देखिएगा बस दैट इज द 1 पार्सेक इज इक्वल टू अबाउट 3.26 लाइट ईयर्स, और 3 गुना लाइट ईयर से भी आगे बढ़ गए हम, यानी कि बहुत ही बड़े डिस्टेंस के यूनिट है, जो यूजुअली हम जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज है जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे देखते हैं। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? जय हिंद अनिकेत, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वी हैव कम पार्सेक इज द हाईएस्ट, याद रखो क्योंकि आपको वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उनके हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोवेस्ट तक पूछा जा सकता है। सो हाईएस्ट यूनिट क्या है? पार्सेक है, उसके बाद लाइट ईयर और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। ठीक है, देखिएगा 1 लाइट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन 1496 इंटू 10⁻15 मीटर्स, और वही आपका द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये बात याद रखना क्योंकि आ जाता है कभी कभी, इतना तो इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेजरमेंट का यूनिट है कि क्या है पूछे, बट लाइट ईयर देखते हैं हम लोग, हम कभी मेजर नहीं करते ना, हमने बोलते कि आई एम ट्रैवलिंग 1 लाइट ईयर, क्योंकि हम उतना ट्रैवल ही नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा कि ऑलरेडी 1 लाइट ईयर 1 सेकंड में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर, तो दैट वन एंड 1 ये वाला हमको आगे आने वाला है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है? जब हम स्टार्स का फॉर्मेशन देखेंगे और उनके कैसे वो आगे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है और उनका अंत कैसे, बर्थ देन फॉर्मेशन एंड उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, एंड उसके बाद जो डेथ होती है, स्टार्स की डेथ भी होती है। ठीक है, तो स्टार्स की डेथ के लिए वहां पे हमको काम आएगा, और उनका क्या फॉर्मेशन, डेथ की तरफ वो क्या बन जाते हैं वो हमको बताते हैं। चंद्रशेखर लिमिट से हमको पता चलता है 144 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ द सन, इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि 144 टाइम्स हायर अगर होगा तो अलग टाइप के स्टार्स बनते हैं, और ये होगा तो जायंट स्टार बनता है बेसिकली, और दूसरा वाला रेड जायंट स्टार बनता है। तो उसी को देखने के लिए हम चंद्रशेखर यूनिट का ये आता है। तो बस याद रखो 144 टाइम्स टोटल मास ऑफ सन का जो मास है उसके 144 टाइम्स होना है, उसी को हम चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। फिर उस लिमिट के आगे कोई स्टार बनेगा उस जिसका मास ज्यादा होगा और किसी का कम होगा, उसके फॉर्मेशन को हम आगे देखने वाले हैं। और उसके बाद देखिएगा कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर बहुत अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि अब थोड़ी देर में हम जियोसेंट्रिक और ये देखेंगे, मैं पहले वही दिखा देता हूं आपको, पहले ये पढ़ा के फिर पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूं। अच्छा, दुनिया भर में जब यूनिवर्स के बारे में अब सब लोग, सर नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्या? यस अनिकेत, नोट्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी आपको, नोट्स का कोई इशू है नहीं, टेलीग्राम के ऊपर इसी पीडीएफ को मैं कॉम्प्रेस करके भेजूंगा। इसका एक्चुअली बहुत ज्यादा एमबी में बनी हुई है, जीबी में पता नहीं, देखना पड़ेगा उतना। आपको इसको कॉम्प्रेस कर दिया तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, तो आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी और फोन भी हैंग नहीं करेगा। तो मैं वो करके आपको टेलीग्राम पे इस लेक्चर के बाद शेयर करूंगा वहां पे। अच्छा, अब जब यूनिवर्स बना तो अलग अलग थेरीज आए कि भाई ये वाली थेरी कैसी, या किसने और थेरीज बताया, और ये सारे अभी अर्लियर में हम देखो, एक होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? जो नॉट प्रूव्ड, जिस चीज को हमने क्या नहीं किया है, प्रूव नहीं किया है। और उसके बाद होता है थ्योरी, जिसको कुछ ना कुछ रेफरेंस से कुछ प्रूफ दिया हुआ है, थ्योरेटिकली कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक बताया आपको, विच कैन बी बिलीव्ड। हाइपोथेसिस मतलब किसी एक इंसान ने सोचा है ऐसा हो सकता है और उसने वो बताया। अब दुनिया को जब कुछ पता नहीं है तो इंसान जब कुछ बताएगा तो वही माना जाएगा, राइट? तो बस यही बात है। देखो, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई यहाँ पे, जो पटोलमी ने दिया था, किसने? पटोलमी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने दिया था कि भाई जियोसेंट्रिक, जियो से क्या होता है? जियो से अर्थ, जियोग्राफी, ठीक है? तो उस वर्ड से पता चलता है कि जियोसेंट्रिक यानी कि देखो यहाँ पे सेंटर पे आपको क्या दिख रही है? अर्थ दिख रही है, और सारा इवन देखो सन भी हमारे इर्द गिर्द घूर रहा है, सारे बाकी के जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब द होल वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम इज बेसिकली रनिंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज एट द सेंटर। जिस थ्योरी में अर्थ को सेंटर दिखा है उसको जियोसेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद अपने पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था, देखो, कोपरनिकस, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने दूसरी सेंट्री ये दिया
देखो हेलियोसेंट्रिक, हेलियो यानी कि क्या है, सन, ठीक है, हेलियम, हाइड्रोजन हेलियम, तो हेलियम से वहां पे हाइड्रोजन का इमिशन मिलता है, हेलियम प्रोड्यूस किया जाता है सन के अंदर, तो इसलिए इसको कौन सी थ्योरी बोला गया, हेलियोसेंट्रिक। तो इस थ्योरी के अंदर क्या हुआ, कोपरनिकस के द्वारा जब दिया गया 15 के दौरान दिया गया था इस थ्योरी को, 1548 के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, देखो निकोलस कोपरनिकस, इसने दिया था 1548 के अंदर, 1548 में दिया था इस थ्योरी को, कौन सी, हेलियोसेंट्रिक, जिसके अंदर उसने क्लेम किया कि जो सन है, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का सेंटर कौन है, सन है, और बाकी के जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, और इस थ्योरी को बाद में एक्सेप्ट किया गया। तब तक सब लोग पटोलमी की जो थ्योरी थी उसी को मान रहे थे, जैसे कि अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द जियोसेंट्रिक एंड द हेलियोसेंट्रिक थ्योरीज आर टू मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स दैट डिफर्स एंड देयर प्लेसमेंट ऑन द अर्थ एंड सन। जियोसेंट्रिक क्या है, देखो प्रपोज्ड बाय किसने दिया, तो याद रखो क्लाउडियस पटोलमी, ठीक है, टोलमी भी बोलो, पी को प्रोनाउंस नहीं करोगे तो चलेगा। द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये इनका कहना था, एंड द सन एंड द प्लैनेट्स मून एंड ऑल स्टार्स मूव अराउंड दिस, दिस वाज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे दौर तक जब दुनिया में ये पता ही नहीं था कि कौन सी थ्योरी मोर एप्रोप्रिएट है, तब तक इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा क्या था, एक्सेप्टेबल माना गया था। उसके बाद देखो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस कोपरनिकस, इस थ्योरी को किसने दिया था, तो निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। मैंने आपको बताया 1548 के अंदर इस थ्योरी को निकोलस कोपरनिकस ने दिया, एंड द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इसमें कहा गया है कि सन क्या है, एंड बाकी के सारे अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ये हो गया हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक को दिया गया निकोलस कोपरनिकस, और जियोसेंट्रिक को दिया गया था क्लाउडियस टोल्मी ने, एंड ही टोल्ड दैट अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड बेसिकली सोलर सिस्टम। एंड उसी के साथ अपने निकोलस भाई आए, निकोलस भाई ने बोला कि ऐसे कैसे है, हमारा आना अभी बाकी है, ठीक है, तो एकदम वो आके उन्होंने बोला कि भाई अब हम मचाएंगे, अपना टाइम आएगा, और उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, और जिसको उसने सन को ये दिखाया। अच्छा कॉस्मिक ईयर क्या होता है, लाइट ईयर तो हम देख चुके हैं, ठीक है, कॉस्मिक ईयर, लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो हमने देखा, उसका मेजर देख। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। अच्छा हम ये जानते हैं कि हम रहते हैं अभी अपनी जो सोलर सिस्टम है, दैट इज बिन मिल्की वे, जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम है। अच्छा अब ये भी है कि इस गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे स्टार्स है, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है इसके अंदर, 200 बिलियंस ऑफ स्टार्स है, जिनका कोई नंबर हमको खुद ही नहीं पता है, काउंट ही नहीं कर पाए हम लोग, राइट। अपने इस सोलर सिस्टम में क्या है यही हम लोग पूरी तरीके से पता नहीं कर पाए, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है ये तो बहुत दूर की बात है। तो अपने जो सन, अपना जो सन है, ऐसे बहुत सारे सन है, देर आर मेनी सन्स इन द गैलेक्सी। तो ये अपना वाला जो सन है इस गैलेक्सी के अराउंड घूमता है। हम लोग ये जानते हैं कि सन के अराउंड मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, बाकी सारे सैटर्न, नेपच्यून, सारे अपने जो जुपिटर वगैरह सारे उसका राउंड लगाते हैं, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट सन खुद रिवॉल्व करता है किसके, गैलेक्सी के अराउंड, ठीक है, मिल्की वे। अच्छा ये है देखो गैलेक्सी का सेंटर, यार ये सन है, ठीक है, तो सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्सी, ठीक है, और इसको टाइम पीरियड कितना लगता है, देखो पूरे गैलेक्सी को राउंड लगाने के लिए सन को 230 मिलियन ईयर्स, ये याद रखना, ठीक है। और कॉस्मिक ईयर क्या है, तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर यानी कि अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका पूरा राउंड लगाने के लिए जो सन को टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, ओके। और उसका टाइम पीरियड है देखो 230 मिलियन ईयर्स, ठीक है। पता नहीं आप कितनी बार, अगर पुनर्जन्म में आपका भरोसा है तो पता नहीं आप कितनी बार जन्म लोगे इसमें, और बोर होके अंत में खुद ही भगवान को बोल देगा अरे भाई बस हो गया, मैं बोर हो गया जी जी के, कितनी बार भेजोगे मुझे यहाँ पे, ऐसे बोल दोगे तो इतना टाइम, ठीक। अब आ रहे हैं हम लोग बिग बैंग, ऊपर मैं लेके जाऊंगा आपको, डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे आप लोगों को लेके आता हूं बिग बैंग की तरफ। देखो अपने पास एक ये है बलून, है क्या दोस्त, बलून बलून देना व्हाइट वाला, ठीक है, चलो बैठो वहां पे।
चलो जैसे कि अपने पास एक बलून है, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। छोटा सा इसको कर पाता हूं मैं, तो फट भी सकता है। वैसे हमको एक छोटे से बलून से ही ये करना है। देखो यहाँ पे ये एक छोटा सा टाइनी बॉल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, देखिएगा, एक छोटा सा टाइनी बॉल है जिसके अंदर इन्फानाइट टेम्परेचर है। क्या है? इन्फानाइट टेम्परेचर और इन्फानाइट डेंसिटी है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनइमेजिनेबली स्मॉल इसका क्या है, देखो, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम है, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम है इसका, बहुत ही कम वॉल्यूम है, छोटा सा एकदम, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है, बट इसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बहुत ही। और इन्फानाइट डेंसिटी, आप सोचो ना, एक छोटा सा ये जो बलून दिख रहा है, अब इस ये फटेगा ना तो पूरा यूनिवर्स बनने वाला है, राइट। तो अब अगर इसके अंदर से सारे मैटर निकलेंगे, आपके एस्ट्रॉइड्स निकलेंगे, प्लैनेट्स निकलेंगे, स्टार्स निकलेंगे, कॉमेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर से अब जब पूरी यूनिवर्स को बनना है तो सोचो इसके अंदर डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, कितना डेंस होगा ये, दैट सारा सब कुछ बनना है अभी इसके अंदर, ठीक है। इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज बनने वाले हैं, तो आप उससे सोचिएगा। चलो मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद शरीफ, वेलकम टू द क्लास। अनिकेत टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, गुड इवनिंग। चलो अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करो लेक्चर्स को। प्रणव, अनिकेत, शरीफ, जो भी अपने इंडिया के दोस्त भाई लोग हैं उनके साथ। तो देखो, तो ये इससे अब बनने वाला है क्या अपना, ये फटेगा, ठीक है, क्या करेगा ये, फटेगा। अब ये जो है, ये टाइनी बॉल जो आपको मैं दिखा रहा हूं, दिस टाइनी बॉल क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा एकदम, ठीक है, धमाका, जैसे दिवाली पे एकदम फटाके फूटते हैं ना वैसे, बट वो फटाके ऊपर जाके खत्म हो जाते हैं। इस वाले से अपनी सृष्टि बनने वाली है, जिससे अपनी दुनिया बनी है, ठीक है। अपने आप में देखो कितना खूबसूरत बात है। अब ये फटेगा, फटने के एक 3 मिनट बाद, ठीक है, और ये बड़ा बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, फटा एकदम पूरा, इनफाइनाइट एनर्जी निकली इससे, बहुत सारी चीजें निकली इससे, ठीक है। एंड इसमें देखिएगा, एक फटने के 3 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड है ना, इसके फटने के 3 मिनट बाद एक एटम फॉर्म होता है, 1 एटम वॉज फॉर्म। क्या होता है, 3 मिनट बाद एक एटम फॉर्म होता है, और फिर 3 लाख ईयर्स लेटर, 3 लाख ईयर्स लेटर, 3 लाख ईयर्स के बाद इसका टेम्परेचर डाउन होता है 4500 केल्विन, ठीक है। एंड तब जाके ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनता है। क्या बनता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बनने के बाद इसके अंदर शुरू होते हैं आपके एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन, एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन। अब सोचो, एक टाइनी बॉल है जो बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, और उसके एक्सप्लोजन से क्या हुआ वहां पे, ठीक है, एक्सप्लोड होने के बाद उससे निकली इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था उसके अंदर, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था उसका, और उसके एक्सप्लोजन से फिर बहुत ही हाई इंटेंसिटी से टेम्परेचर बाहर निकला, और डेंसिटी से अलग अलग एटम, एक 3 मिनट में एक एटम फॉर्म हुआ उसमें से, ठीक है। फिर 3 लाख ईयर्स लेटर उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउन। अच्छा, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत डाउन हुआ क्या, 4500 केल्विन कोई डाउन नहीं है, ठीक है। बहुत सा कुछ भी, कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बट फिर भी हम इसको डाउन ही बोलेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट टेम्परेचर से तो कम ही है, कम से कम काउंटिंग में तो आ रहा है। अब उसके बाद देखो, थोड़ा सा एक कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट बना, पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब इट्स इनविजिबल, यू कांट सी एनीथिंग। उससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनने के बाद एटॉमिक मैटर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, एटॉमिक
मैटर्स का फॉर्मेशन, और इसी बैंक से निकला आपका टाइम, स्पेस, एनर्जी, ठीक है। इन सब का क्रिएशन यहीं से शुरू होता है। मैटर जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं, इन सब का फॉर्मेशन इसी एक बिग बैंग से हुआ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है जो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग को। देखो एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी, यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा। एक बड़ा सा टाइनी बॉल था जो क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। एक टाइनी बॉल फिर से एक्सप्लोड हुआ, 3 मिनट्स में उसका एक एटम फॉर्म हुआ। 3 लाख ईयर्स लेटर उसको थोड़ा सा कूल डाउन हुआ उसका टेम्परेचर, और कहां तक पहुंचा, 4500 केल्विन तक। और उसकी वजह से फिर यूनिवर्स कैसे हुआ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, मतलब दिखने लगा। अच्छा, बाकी के प्लैनेट्स के ऊपर आप अगर जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत ही डेंस है वो लोग, और गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और बहुत ही डेंस और गैसियस फॉर्म में है, तो इसीलिए फिर वहां पे आपको कुछ दिखेगा क्या, जो मेजर प्लैनेट है, ठीक है, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने डेंस है वो, विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे गैस के पार्टिकल्स वहां पे घूम रहे हैं। उनको गैसियस इसीलिए बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन ही नहीं हुआ है उनका। और फिर अपना वाला क्या है कि अपना ट्रांसपेरेंट है, आप देख पा रहे हो ना चीजों को, आप स्टार्स को देख पा रहे हो यहाँ पे बैठ के, राइट, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट बन चुका है। जो गैसेस है उनको थोड़ा सा साइड हो चुके हैं, उसके और रीजंस है वो हम आगे देखेंगे कि गैस जो था अपने ही प्लेनेट के अंदर, प्लेनेट बनने की प्रोसेस में सब इसमें इसके अंदर से डस्ट और गैसेस निकलते हैं, डस्ट और गैसेस निकलते हैं, और डस्ट और गैसेस और एटम्स, इन सब के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्टार्स। स्टार के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए था आपको, एटम्स चाहिए था, और बाद में फिर ये गैसेस और डस्ट घूमने लगते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, घूमने लगते हैं, अपनी ग्रेविटी फॉर्म करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन होता है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां तक आपको क्लियर है मेरे ख्याल से। तो चलो बिग बैंग के देखते हैं। बिग बैंग को हम क्या देखते हैं, देखो, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो कि अलग अलग जो गैलेक्सीज बने, अभी फॉर्म हुआ, मल्टीपल गैलेक्सीज बन गए, गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स बन गए। बट अब प्रॉब्लम है कि ये एवरीथिंग इज एक्सपांडिंग। यूनिवर्स जैसे एक टाइनी बॉल से बना, वो एक्सपांड होते 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 गया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहां पे आपको ये दिखेगा कि नहीं, कि मैं देखता हूं, देखो, अ फ्यू बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन, फ्यू बिलियन, फ्यू, अ फ्यू 100 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, फर्स्ट गैलेक्सी फॉर्म, फर्स्ट गैलेक्सी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्यू बिलियन ईयर्स लेटर क्या हुआ, एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स बिगिंस टू एक्सेलरेट। जो यूनिवर्स था वो अपनी तरफ, यूनिवर्स क्या 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 ये बनने के बाद खुद की एक ग्रेविटी बनाने लगा। मतलब अब अलग अलग गैलेक्सीज बने हुए हैं, अलग अलग सोलर सिस्टम से, ये अपने आप में क्या बनाने लगे, अपनी तरफ खींचने लगे चीजों को, ठीक है, अपने ग्रेविटेशनल फॉर्म में। जैसे अपने मिल्की वे गैलेक्सी में एक सन बना, सन के युद्ध मर्क्यूरी, फिर अपने अर्थ आई है यहाँ पे, फिर और प्लैनेट्स आ गए इसके अंदर, जुपिटर, वेनस, नेपच्यून। तो ये क्या करने लगे, इसके अराउंड घूमने लगे। तो हर कोई क्या करने लगा, ऐसे दूर दूर है, जैसे क्लासेस के अंदर बच्चे आए तो उनकी दोस्ती नहीं होती है, फिर 5-5, 6-6 का ग्रुप बना के अपना अपना एक ग्रुप बना लेते, साथ में रहते, साथ में खाते। इस तरीके से ये अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग गैलेक्सीज क्या करने लगे, एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, अपना अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू हुआ। और 9 बिलियन ईयर्स अगो आपका ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू होता है, और 10 बिलियन ईयर्स अगो द लाइफ ऑन द अर्थ बिगिंस। लाइफ कहां पे शुरू होती है, अर्थ के ऊपर शुरू होती है। प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स जब ये एक्सप्लोजन हुआ। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन लिखा है, यहाँ पे बिग बैंग हुआ, यहां से इनफाइनाइट टेम्परेचर था इसके अंदर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी इस बॉल में, और अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम था इसका। इससे फटने के बाद ये सब कुछ डस्ट पार्टिकल निकले, सब लिख के गैलेक्सीज फॉर्म हुए, गैलेक्सीज से फिर स्टार्स का फॉर्म। ये जो गैलेक्सीज है जो स्टार से एक्सेलरेट करना शुरू किए, इन्होंने अपना एक नजदीक आना शुरू हुआ, और यहां से फिर प्लैनेट्स में जो डस्ट पार्टिकल जो घूम रहे थे, ये सारे डस्ट पार्टिकल नजदीक आके किसका फॉर्मेशन करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और आपके गैसेस नजदीक आने के बाद एटम्स का फॉर्मेशन करके इनको अपनी तरफ खींच के ग्रेविटी बनती है इनकी, और वहां से फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। और 13.8 बिलियन ईयर्स लेटर
लाइफ जो अब हम जी रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट डे अर्थ के ऊपर ये। अच्छा, यहां से फिर आगे हम 7 बिलियन ईयर्स आगे जब जाएंगे तो 20 बिलियन ईयर्स के आसपास ये जो सन है, अभी आप आई थिंक जानते हो 99.08% अपने जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट सिर्फ सन है। सन ही सोलर सिस्टम के 99.08% है। बाकी सारे प्लैनेट सब कुछ एस्ट्रॉइड कॉमेट्स सब मिला के हम लोग कितने हैं 0.2% में आते। अब सोचो कितना कम है हम लोग और सन कितना बड़ा है। ये सन क्या होता है, एक्सपांड होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और 20 बिलियन ईयर्स के आसपास जाके ये एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, इट विल एक्सप्लोड और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा सोलर सिस्टम। तो आप जहां पे भी हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, लाइफ अच्छे से जियो। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिपरेशन जारी रखो। नहीं तो कल से आपने अनाउंस कर दिया कि भाई ये कौन सी बात हुई, ठीक है, कि हम लोग अब जब सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो करना ही क्या है सर बोलना, ठीक है, जिएंगे मरेंगे खाएंगे पिएंगे, ऐसा वाला कुछ करना है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको बहुत सालों बिलियन ईयर से, इसमें कुछ नहीं होने वाला। आप जिंदा रहोगे, शादी होगी आपकी, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। चलो, किसी का कोई कमेंट है? एनीबॉडी वांट्स टू टेल एनीथिंग? ठीक है, देख लो यूनिवर्स एक्सपांडिंग थ्योरी हम लोग देख रहे थे यहां पे बिग बैंग के अंदर। अच्छा, ये थ्योरी दी किसने है? देखो, इनको देने वाले भाई साहब का नाम है, याद रख लेना। सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, देखो, जॉर्ज लेमेट्रे। लेमेट्रे, ठीक है, जॉर्ज लेमेट्रे ने आगे जाके इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया था। देखो, यूनिवर्स एक्सपांडिंग थ्योरी बोल के 1920 के अंदर एडविन हबल, ठीक है, एडविन हबल ने, ठीक है, एडविन हबल ने इसको आगे जाके कंफर्म किया कि बेसिकली हाँ मैं भी ये मानता हूं, ठीक है। तब जाके थोड़ा सा इसका बना फॉलोइंग स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ये वाली बात थी, ठीक है। अ टाइनी इन द बिगिनिंग यूनिवर्स इज एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल, जो हम बता चुका हूं, विद द अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी इसके अंदर। और उसी के साथ क्या हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स लेटर, ठीक है, मैं ऊपर तुमको 13.8 बताया था तो उसको 7 रखो, ठीक है। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हम लोग बने, एक्सप्लोडिंग एंड एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू एक्सपांशन। विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स एक एटम फॉर्म होता है, फॉर्म टू बिगैन एटम। और उसके बाद 3 लाख ईयर्स लेटर क्या हुआ, ठीक है, बिग बैंग के टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कहां पे, 4500 केल्विन से। अच्छा, ये ड्रॉप हुआ तो ऐसे मत सोचो कि एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, ये जो 4500 केल्विन है बहुत ज्यादा है। एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, ठीक है। और इसी के साथ यूनिवर्स क्या बना, ट्रांसपेरेंट बन गया, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। चलो, इनिशियल डेंसिटी। अच्छा, इसके डेंसिटी के अंदर क्या है, अलग अलग डिफरेंसेस है एंड उसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। क्या हुआ, इनिशियल जो डेंसिटी है इनकी, मतलब इनका जो मास है वो डिफरेंट किया, उसके अंदर कोई कम कोई ज्यादा था और उसी की वजह से ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस थे वो भी वेरिएशन था उसके अंदर। तो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है वो कम ग्रेविटी वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ड्रॉन टुगेदर, ठीक है। जब बड़ा सा ग्रेविटी वाला बंदा है, छोटे छोटे बॉल को क्या कर लेगा, अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, ठीक है। और ये और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा। इस तरीके से ये क्या बन गए, प्लैनेट बन गए, प्लैनेट बने, स्टार्स बने, ठीक है, क्लियर है। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज। इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट क्या किया गैलेक्सीज का। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, अपने सन जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स का मिला के क्या बनती है, गैलेक्सी। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस एंड दैट आर मेजर्ड इन द 1000 लाइट ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। पहले हम देख चुके हैं लाइट ईयर्स ऑलरेडी कितना ज्यादा होता है और उनको ऐसे द डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स का इनके बीच में डिस्टेंस है। अब देखो, एक तो एक गैलेक्सी, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे स्टार्स और उसी के अंदर और भी क्या है कि बहुत सारे गैलेक्सीज है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर। और गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर गैलेक्सी का फॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ,
हाइड्रोजन का एक्युमुलेशन है, हाइड्रोजन गैस का एक्युमुलेशन शुरू हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। अच्छा, अब ये गैलेक्सी का देखो, द गैलेक्सी स्टार्ट्स कैसे, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस और डस्ट के जो पार्टिकल्स थे वो एक लार्ज क्लाउड बनाने लगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लार्ज क्लाउड बनाने लगे, जिसको हमने नाम क्या दिया है, नेबुला। जो किससे बना था, हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल से बनके बना था। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैस, और ये छोटे छोटे जो नेबुलास थे, इन्होंने इनके क्लस्टर बनाए ऐसे बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक बन गया, जैसे लोकलाइज जो क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक बॉडी उसके और भी सब ब्रांचेस हो गए, जैसे एक नेबुला है, इसने और एक नेबुला और एक नेबुला, ऐसे क्या बन गए, क्लस्टर बने। अच्छा, इस क्लस्टर का क्या हुआ फिर, दिस क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, और ज्यादा डेंस बनते गए और पार्टिकल को अपनी ग्रेविटी की वजह से खींचते गए, गिविंग राइज टू अ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, सिंपल वे में देखो क्या बोलना है इनका, देखो सिंपली क्या है, ये रख देता हूं, इसमें देखो जो अपने हाइड्रोजन गैसेस थे, ठीक है, वो साथ में आए और लार्ज क्लाउड बना हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, नेबुला। अब ये नेबुला ने क्या किया, देखो यहाँ पे इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला, ये क्या किया, लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैस, ठीक है, अलग अलग क्लम्सेस बनाए, छोटे छोटे उनके साथ में आके क्लम्सेस बन गए ऑफ इन गैसेस के, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, देखो ऐसे क्लम्सेस बना के ये और लार्ज होते गए, और लार्ज होने के बाद ये क्या कहते हैं, दिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू इवन डेंसर, और ये फिर और नजदीक आए, ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद ये क्या बने, और ज्यादा डेंस होने लगे, और गैसियस बॉडीज इसी से क्या बने, अपने स्टार्स बने। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, ब्लास्ट हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, बिग बैंग का, और फिर स्टार्स कब बने, 5.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का वहां पे फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई के अंदर, और वहां से हेलियम में कन्वर्ट होते रहते हो, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होता है वो एनर्जी एमिट करता है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फ्यूजन होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वही एनर्जी हमको हीट, टेम्परेचर जो स्टार से निकलती है, जैसे सन क्या है, एक स्टार है, तो उससे जो निकलने वाली है उसको हम उस चीज से जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स देखिएगा, ठीक है, स्टार्स का जो एवोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। देखो यहां पे ये जो गैसेस मटेरियल्स थे, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन ने क्या किया, नेबुला फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैसेस का क्लाउड बनके, और वो लोकलाइज क्लम्स बनाया ये नेबुला ने, और उससे क्या फॉर्म हुआ, एक प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेलर क्लाउड, ठीक है, ये जो क्लाउड बना स्टेलर क्लाउड विथ प्रोटोस्टार्स, प्रोटोस्टार्स मतलब स्टार कंप्लीट होने से पहले का उसका जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टार्स, ठीक है। चलो प्रोटोस्टार्स के बाद देखो यूजुअली क्या हुआ, जो सन के अराउंड जिनका मास था, क्या था, सन के अराउंड, ठीक है, 1.44 टाइम्स ऑफ द सन थे, ठीक है, वो बन गए स्मॉल स्टार्स, अपना सन क्या एक स्मॉल स्टार है, और फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये हो जाएंगे, देखो एग्जॉस्ट, इनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा एग्जॉस्ट, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बाहर आती है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट है, इतनी ज्यादा टेम्परेचर है, और वो हमको लाइट के फॉर्म में भी हम देखते हैं। बट क्या हो गया, इनके अंदर का हाइड्रोजन क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब ये जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ये थोड़े से कूल डाउन टाइप होते रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर के रिएक्शन बंद हो जाएंगे, और अंदर का जो कोर है, जो बहुत ही इन्फाइनाइट कोर है इसका, जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई है, वो ड्रॉप डाउन कर देगा उसके आउटर लेयर को, आउटर लेयर को मतलब छोड़ दिया है, खींच के पकड़ा है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे इसका हाइड्रोजन खत्म हुआ, इसका फ्यूजन खत्म होता है, हीलियम जो प्रोड्यूस करता था, फ्यूजन स्टॉप्स इसी के अंदर, ठीक है, और फ्यूजन के स्टॉप होने की वजह से क्या होता है, जब ये फ्यूजन खत्म हो गया
तो इसकी ग्रेविटी के ऊपर भी इंपैक्ट होता है। अच्छा, अभी क्या है ना, इसके इर्द गिर्द सब कुछ जो घूम रहा है ग्रेविटी की वजह से, सारे पार्टिकल्स क्यों खींच के रखे अपने पास, ग्रेविटी की वजह से। अब ये जो कोर है जिसके अंदर ग्रेविटी है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, डेंस है, इसके अंदर जब फ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसकी ग्रेविटी भी कम हो जाती है, डेंसिटी भी कम हो जाती है, तो फिर ये क्या करता है, अपने आउटर लेयर को छोड़ देता है। ठीक है, और जब देखो, सबसे पहले एक स्मॉल स्टार जिसके अंदर क्या है कि फ्यूजन जारी है, बट जैसे ही वो एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद बनता है रेड जायंट। ठीक है, रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार कंप्लीटली जब एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके अंदर का जो वो कंप्लीट स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे उसके अंदर अब कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है और वो कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं कर सकता, वहां पे वो बन जाता है, देखो, अपना प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है, प्लैनेटरी नेबुला क्या करता है, अपने आउटर कोर जो है साइड में जो दिख रही है इसको छोड़ देता है, लीव्स, और फिर उसके बाद अंदर जो कोर बचा है, ये जो अंदर कोर है इसके, ये जो कोर है वो बन जाती है व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, क्या बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। कुछ दिन तक इसकी लाइट, काफी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, कुछ दिन तक इसकी लाइट चालू रहती है, हमको दिखती भी है, ठीक है, चमकता है यूनिवर्स के अंदर, और फिर ये डार्क ड्वार्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, डार्क ड्वार्फ, फिर हमको ये दिखना बंद हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाती है, स्टार्स की डेथ होती है। ठीक है, ये इनके डेथ का प्रोसेस है। नीचे क्या होता है, देखो, 144 टाइम्स ऑफ द सन होगा तो स्मॉल स्टार बना, रेड जायंट बना। अगर 144 टाइम्स से अगर लार्ज है, मोर है, ज्यादा है, तो वो क्या बनता है, लार्ज स्टार बनता है। ठीक है, लार्ज स्टार में वही फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन का। ठीक है, मोर होता है 144 टाइम्स, 1.44 टाइम्स मोर मास दैन सन। ठीक है, सन से 1.44 टाइम्स ज्यादा जब होता है, कम होता है, तो स्मॉल स्टार, रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला बना। प्लैनेटरी नेबुला ने अपना आउटर कोर छोड़ दिया, और फिर अंदर का जो है कोर बचा था वही यहाँ पे देखो लाइट इमिट कर रहा है, और उसको हम व्हाइट डॉर्फ बोलते हैं। कुछ दिन बाद फिर वो भी, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, और फिर वो डार्क डॉर्फ बन के गायब हो जाता है, दिखना बंद करता है यूनिवर्स में। और ज्यादा होगा तो बनता है आपका लार्ज स्टार। लार्ज स्टार जब इमिट करता है, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होता है यहां पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉप, एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्ट हुआ तो इसका जो प्रेशर है कोर के अंदर का, प्रेशर भी डाउन आ जाता है, और कोर के अंदर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। ठीक है, और ये यहां पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद आपका बनता है, देखो, सुपरनोवा। क्या बना इसका, सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा के अंदर देखिएगा, सुपरनोवा, ठीक है, जब ये जो सुपरनोवा है, ये इसका मास अगर 3 टाइम्स हायर होता है, किसके, सन के, 3 टाइम्स इसका क्या होता है, द मास क्या होता है, हायर होता है सन से, 1.44 टू 3 टाइम्स इसके बीच में अगर रहता है, 3 टाइम्स ऑफ द सन इसके बीच में अगर रहता है, तो ये बनता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, बट अगर उससे भी बहुत ज्यादा होता है, इसका जो मास है बहुत ही ज्यादा है, किसका, ये सुपरनोवा का। ब्लास्ट होने के बाद कहां से, रेड सुपर जायंट से जब सुपरनोवा बनता है, ब्लास्ट होने के बाद इसका हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो चुका है, प्रेशर भी कम हो चुका है, कोर भी थोड़ा सा उसका भी टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तब ये सुपरनोवा में ब्लास्ट होकर सुपरनोवा बन गया। अब सुपरनोवा में एक कंडीशन है कि अगर 1.44 से लेके बिटवीन 3 टाइम्स मास ऑफ द सन रहे तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। बट अगर नहीं, उससे भी अगर मास ज्यादा है, क्या है इसका मास, ठीक है, बहुत ज्यादा है, किसके, सन से, सन के, सन का कितना है, 1.44 टाइम्स। ठीक है, उससे अगर बहुत ज्यादा है सन से, इसका 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में बहुत ज्यादा है, तब वो बन जाता है ब्लैक होल। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार का आई थिंक एक टेबल स्पून ऑफ अगर ये लेते हो, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस होता है, बहुत ही डेंस स्टार में कन्वर्ट हो जाता है यहां से। ठीक है, इतना डेंस होता है कि एक टेबल स्पून, ठीक है, टेबल स्पून आप लेते हो, ड्रॉई कर देता हूं आपको, टेबल स्पून। ठीक है, तो जैसे एक टेबल स्पून ऑफ अगर वहां का एटम लेते हो ना, वो
थाउजेंड्स ऑफ द ट्रिलियंस किलोग्राम होता है अर्थ के ऊपर। अब सोचो हम सब लोग मिलकर भी उसको उठा नहीं पाएंगे, इतना एक एटम का, किसके, न्यूट्रॉन, इतना डेंस होता है वो। बट अगर मास और भी ज्यादा है न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल के अंदर। अच्छा, ब्लैक होल इतना डेंस है, इतना डेंस है कि यहां पे आपकी लाइट तक इसको एंटर नहीं कर सकती है, एस्केप नहीं कर सकती। इट्स सो डेंस दैट इवन लाइट कांट एस्केप इट। ठीक है, लाइट भी इसमें एस्केप नहीं कर सकती है, इतना ज्यादा क्या है, ब्लैक होल डेंस है। उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि इवन लाइट कांट एस्केप इट। अगर आप ब्लैक होल में गए तो खत्म, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया फिर अब स्टार। चलो ब्लैक होल आ गया। ब्लैक होल क्या है देखो, इमेंस ग्रेविटी दैट नथिंग नॉट इवन अ लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। ब्लैक होल में गए तो सब कुछ खत्म, डार्कनेस। वेरी हाई डेंसिटी है, पावरफुल ग्रेविटी है। हम लोग, मैं तुमको बोला देखो, सन से अगर 1.44 से लेके 3 टाइम्स के बीच में अगर डेंसिटी मास होता है सुपरनोवा का, तो वो क्या बना था, न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार का एक टेबल स्पून का, मैं आपको बता रहा था, एक टेबल स्पून अगर आप लेते हो तो उसको अगर हम एक एटम अगर निकालते हैं यहाँ पे ग्राम में भी, तो हम लोग सब मिलके 1 ट्रिलियंस ऑफ केजी बन जाएगा अर्थ के ऊपर। इतना ज्यादा हाई डेंसिटी उसका वेट होता है। और उससे भी ज्यादा अगर मास होगा किसका, सुपरनोवा का, तब वो बनता है क्या, ब्लैक होल। ठीक है, और अब तुम सोचो ब्लैक होल कितना डेंस होगा, इतना डेंस कि उसके अंदर लाइट ऑल्सो कांट एस्केप इट। ठीक है, तो हाई डेंसिटी और पावरफुल ग्रेविटी होती है इसके। ठीक है, इससे कोई भी बच के नहीं जा सकता। नेबुला देख लो, नेबुला इज एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक है, ऊपर देख रहे थे हम, डस्ट एंड गैस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन द स्टार्स एंड एक्टिंग एज अ नर्सरी ऑफ अ न्यू स्टार्स। अब देखो, हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, उसके बाद नेबुला बना हाइड्रोजन गैस से, और उसके क्लम्सेस बने। ठीक है, नजदीक उसके अलग अलग क्लम्सेस बने, और वो नजदीक आने लगे, और वहां से क्या बनता है, स्टार्स बनता है। तो फिर अब यहाँ पे देखो, नेबुला इज इनॉर्मस क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट तो है, गैस भी है, ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन अलग अलग स्टार्स के बीच में। ठीक है, आपको ये नेबुला देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टार्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, आपको ये डस्ट पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये डस्ट पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, और यही पार्टिकल्स फिर नजदीक आके क्या बनते हैं, नए स्टार्स को जन्म देते हैं। ठीक है, बर्थ ऑफ न्यू स्टार। नर्सरी का मतलब क्या है, एक्टिंग एज ए नर्सरी फॉर अ न्यू स्टार, मतलब यहीं से जैसे नर्सरी से ट्रीज बनते हैं, यहां से क्या बन रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं। स्टार्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखो ये पॉइंट। उसके बाद हेलिक्स नेबुला देख लो यहाँ पे। हेलिक्स नेबुला क्या है, हेलिक्स नेबुला, दिस नेबुला इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ से नजदीक है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई भी बोलते हैं। ठीक है, हेलिक्स नेबुला क्या है, अपने अर्थ से नजदीक है, और इसको हम ह्यूमन आई भी बोलते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलियम। हाइड्रोजन का इनके अंदर फ्यूजन होता है, और हेलियम में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, और वहां से हाइड्रोजन के फ्यूजन से क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, टेम्परेचर बाहर निकलता है, एंड प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट। देखो लाइट भी आ रही है, हीट भी आ रहा है, फ्रॉम द फोर्सेस इनसाइड द कोर, कोर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन फ्यूजन की वजह से। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज है, खुद ही जलते हैं, तो बोलते हैं ना कि तारा खुद जल के किसी और को रोशनी दे रहा है, तो तारे की तरह बनो। ठीक है, शाइन बाय देयर ओन लाइट, न्यूक्लियर फ्यूजन इन द इंटीरियर ऑफ द स्टार्स। स्टार्स के इंटीरियर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। उसके साथ साथ द स्टार कलर इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का टेम्परेचर देखो, अगर ब्लू होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर स्टार का जो कलर इंडिकेट करता है वो। उसके बाद येलो होगा तो लेस टेम्परेचर होता है उसका, और रेड होगा तो लीस्ट टेम्परेचर, बहुत कम। हम देख रहे थे ना, जब आप लोग स्टार का फॉर्म इवोल्यूशन देख रहे थे, यहाँ पे देखो, तुमको यहां से दिख रहा है, जब ये येलो है ना, तब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब जब ये एक्सप्लोड हो रहा है रेड के टाइम पे, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। ठीक है, और ब्लू के टाइम पे तो और भी उसकी टेम्परेचर को और सब कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बस वही याद रखो, ब्लू क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वहां पे अर्ली फेज के अंदर उसके। ठीक है, और फिर उसी के बाद 1 सेकंड, येलो के अंदर लेस टेम्परेचर, और लीस्ट कहां पे होता है, तो रेड जब बन जाता है वो, तब वहां पे लीस्ट टेम्परेचर होता है। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम के बाहर ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है,
सीरियस, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीरियस डॉग स्टार, ठीक है, डॉग स्टार बोलते हैं। अ सीन फ्रॉम द अर्थ द मोस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई, ये सन से बहुत लार्ज है, ठीक है, विथ कंपेरिजन टू द सन द सीरियस जो सीरियस स्टार है विच इज वेरी वेरी बिगर देन द आवर सन। और अर्थ से जो मोस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सन आता है, मून आता है, वेनस, जुपिटर। क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स अभी क्या बोलते हैं इसको, जीके टाइप, मतलब एकदम स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं कि जो है सो है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं भी आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा इसमें कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलो हम रुकने वाले हैं, थोड़ा सा ही बाकी है अपना यूनिवर्स के बाद रुकेंगे। देखो कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, आप जब भी घर पे गए हो छुट्टियों में, और यूजुअली चारपाई होगी, अभी तो पता नहीं, जब मैं छोटा था तब तो चारपाई हुआ करती थी, चारपाई पे हम लोग लेटते थे, सारे कजिन्स वगैरह आ गए हैं, या अभी तो आप लोग टेरेस पे करते होगे, टेरेस पे अगर गादी विदी डाल देते हो जब छुट्टियों में जाते हो, बहन आई है, भाई आया है, कोई मामा का लड़का आया है, और हम लोग अभी तुम लोग गेम खेलते हो, क्या खेलते हो, गेम, ठीक है, भाई मार 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 उधर से, ठीक है, वो चल रहा है तुम्हारा। मैं तो क्लासेस में हर बच्चों को गेम खेलते हुए देख रहा हूँ, जब छुट्टी मिली उसको गेम ही खेलते हो। अब हो गया है, जनरेशन चेंज हो चुकी है, अपना अपना एक तरीका है वक्त गुजारने का। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, टीवी उतना नहीं होता था, और टीवी तो था पर उतना कुछ ये नहीं था एक्टिव। वैसे पहले हम लोग वो एंटीना हिला हिला के उसका नेटवर्क लाते थे, वो चलता नहीं था, ठीक है, और ऊपर से कुछ लिमिटेड चैनल होते थे, नहीं तो बहुत पैसे पे करने पड़ते थे उस टाइम पे, और दैट टाइम इट वाज वेरी हाई अमाउंट घर वालों के लिए कि भाई ठीक है पैसे पे करके चैनल लेना, तो फ्री में वो डीटीएच आती थी, तो वही, तो वो उसमें भी लाइट कट होता था तो चलता नहीं था। अब आप लोगों को लग रहा है कौन से गांव में रहते थे सर आप जहाँ लाइट नहीं था, एंटीना में नहीं आ रहा है, बट एनीवे, सो एक बात बताने का मतलब आपको, वो स्टार का फॉर्मेशन दिखता है, तो टाइम पास के लिए क्या होता था, ऐसे काउंट करते थे हम कि वो देख भाई वो टाइगर की तरह बना, वो गाय की तरह दिख रहा है, वो इंसान की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टलेशन को हम लोग देखते थे ना, उसी को हम बोलते हैं अभी कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स विद द कांस्टेंट शेप। उनका क्या होता है कि वो जो अलग अलग अपने जो स्टार्स है वो एक शेप में हमको दिखते हैं, कि मैं देख के हम बोल सकते हैं कि कुछ तो दिख रहा है, ट्री की तरह दिख रहा है वहां पे, ठीक है, वो एक शेप बना देते हैं। विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड टाइम। अब आप कभी नहीं गया ऐसे, आप 2 बजे जाग गए, किधर दिख रहा है सर स्टार, हमको तो नहीं दिख रहा, 7 बजे किधर, कोई स्टार आपको चमकेगा तब 11 बजे, कोई वाला चमकेगा आपको कभी 7 बजे, तो इट्स लाइक डिपेंड्स कि आपका कितना ज्यादा डार्कनेस है आसमान के अंदर, उससे, तो उससे आपको देखने को मिला टाइम और लोकेशन, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही दिखते हैं ना। शाम के टाइम पे लोग कैसे पता करते थे, वो वाला स्टार आ गया है मतलब 6 बज गए, घर जाना है, ऐसे पता करते थे पहले गांव वाले लोग। अभी भी फार्मर लोग, वो आ गया है, दूसरा वाला स्टार निकला मतलब अरे अब अंधेरा होने लग गया ऐसे। तो वही शुक्र तारा वगैरह आपने नाम सुना होगा, देखो, ठीक है, जनरली नेम्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स। मैं जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स के नाम, इवन माइथोलॉजिकल फिगर होते थे, ठीक है, वो ब्रह्मदेव है, वो वाले गॉड है, यूजुअली ग्रीक वालों ने ये सब किया था, ठीक है, और उन्हीं के नाम उनको दिए गए। एट प्रेजेंट देयर आर कितने हैं, 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस है, कितने हैं, 88 है, ठीक है। एग्जांपल में देखो, ये वाला देखना, आप थोड़ा बहुत दिखेगा तो मुझे बताना, ये देखो, इसमें देखना उर्सा मेजर, ओरियन, हंटर नाम के, इसके अंदर इसको हम बिग बियर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिग बियर, उर्सा मेजर को, और उर्सा माइनर को क्या बोलते हैं, लिटिल बियर, ठीक है। ये है उर्सा माइनर का अपना पूरा शेप है, यहाँ पे अलग अलग स्टार से देखो ये जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। यूजुअली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते आपको, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते इससे, आपको बस पता होना चाहिए, टॉपिक में था तो मैं ले रहा हूँ। हाइड्रा, ऐसे ये वाला ऐसा वाला याद रखो, क्या है, हाइड्रा लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, पीके, चल जाओ तो। उसके बाद देखो हाइड्रा लार्जेस्ट क्या है, कॉन्स्टिलेशन से, पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो हाइड्रा क्या है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है, और सप्तऋषि पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर, सप्तऋषि क्या है, उर्सा मेजर का पार्ट है। हाइड्रा क्या है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है इसके अंदर का, ये बस ऐसे पॉइंट याद रखो। नॉर्थ स्टार क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार, ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। नॉर्थ स्टार पहले वाले जमाने में क्या था कि जो शिप लेके जो लोग ट्रैवल करते थे समंदर के अंदर, उनको रास्ता जानने का एक तरीका था, रात को नॉर्थ स्टार की तरफ देखते थे और अपना लोकेशन जानते थे कि हम किस तरफ है और किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ
सप्तऋषि के हेल्प से। जैसे कि पोल स्टार देखो यहाँ पे, नॉर्थ स्टार यहाँ पे है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, उर्सा माइनर यहाँ पे है। और देखो तो बोल क्या रहे, ये जो सप्तऋषि है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सप्तऋषि है, इससे अगर जब भी आप आसमान में स्ट्रेट देखोगे ऊपर तो आपको नॉर्थ स्टार दिखता है, फिर उसी के आगे आपको उर्सा माइनर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इतना कुछ नहीं। हाइड्रा आपका याद रखो, इसके अंदर हाइड्रा इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। उर्सा मेजर के पार्ट क्या है, ओरियन, हंटर नाम के कुछ तारे हैं। उसके बाद उर्सा माइनर लिटिल बियर बोलते हैं, उर्सा मेजर को द बिग बियर बोलते हैं। नॉर्थ स्टार एक ही पोजीशन पे रहता है और उसकी पोजीशन आप कहां से ढूंढ सकते हो, सप्तऋषि की हेल्प से ढूंढ सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है, आप कभी कभी देखो टूटता हुआ तारा दिखता है, आप एकदम शुरू हो जाते हो। वो किसी तो बॉलीवुड मूवी में कटरीना कैफ अपने टूटते हुए तारे को देख के ऐसे कुछ मांगा था, तब से भाई अपनी जनरेशन ही शुरू हो गई। ठीक है, तारा उधर टूट रहा है, तारा बेचारा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, और उसके अंदर तुम लोग उसको लगे पड़े हो उसको उस मांगने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टार्स रिफ्रैक्ट होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको वो जो मूवमेंट है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि भाई एक तो उसका टेम्परेचर, उसकी लाइट ज्यादा दिखती है, मूवमेंट या कम दिखता है, और टिमटिमाता हुआ दिखता है आपको, इसको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो तारा ऐसे कुछ टूट रहा है क्या, नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हो रहा है। एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है ना, एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग डेंसिटी है वो भी कम ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से आपको दिखने की जो तारा दिख रहा है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। गैलेक्सी लास्ट में देखो, गैलेक्सी इज ए ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या है ये, ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट स्टेज टुगेदर बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। हर किसी की क्या है, अपनी अपनी ग्रेविटी है। ग्रेविटी नहीं होती तो कोई भी चीज होती क्या, नहीं होती। इवन मून भी हमको छोड़ के चले जाता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। ठीक है, चांद इतना खूबसूरत दिखता है, हम भी बोलते हैं कि किसी को देख के कि तुम चांद की तरह दिख रही हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो छोड़ के चली जाएगी। तो ग्रेविटी क्या है तुम्हारे पास इस दौर में, पैसा। ठीक है, पैसे भी से कमाओ, कार भी खरीदो, मस्त एकदम पार्टी बिटी करो, तो पैसा रहेगा तो तुम्हारे पास, तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाला चांद भी दिखेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा पैसा क्या है, तुम्हारी ग्रेविटी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा तो तुम्हारा चांद किसी और प्लेनेट को घूमने लग जाएगा, किसी और प्लेनेट का क्या करेगा, रिवॉल्विंग, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अनदर प्लेनेट। तुम इधर से देखते रहना गम में कि मैंने तो सिर्फ ग्रेविटी खोई है। ठीक है, तो इसलिए क्या करो, पैसे कमाओ, पैसे ग्रेविटी है तुम्हारी, चांद अपने आप घूमेंगे। अब जिसके पास जितनी ज्यादा ग्रेविटी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जिनके इर्द गिर्द बहुत सारे मून से, अपना वाला तो एक ही है अर्थ के लिए। ठीक है, बाकियों को देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई 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 इनको तो लाइनें लगी हुई है इधर। ठीक है, इतने सारे, तो डिपेंड्स। ठीक है, आपकी ग्रेविटी कितनी है, मास और वॉल्यूम कितना है आपका, तो ये सब बढ़ाओ। चलो इसके बाद देखो, गैलेक्सी इज ए ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये देख लिया हमने। गैलेक्सी में देखो स्पाइरल वाली जो अपनी वाली है, मिल्की वे कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। और इलिप्टिकल मतलब ऐसे राउंड टाइप में जो होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे चक्र की तरह नहीं घूम रही है। स्पाइरल में क्या हुआ, चक्र की तरह। इलिप्टिकल मतलब ऐसे राउंड टाइप में नहीं है, ऐसे एकदम कोई उसका ऐसा पर्टिकुलर शेप है, बट इलिप्टिकल टाइप का एकदम, मतलब चक्र टाइप का नहीं है जो अपनी स्पाइरल है। मिल्की वे कैसी है, स्पाइरल वाली है। इरेगुलर वाले का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, चलो स्पाइरल गैलेक्सीज में देखो, फ्लैट डिस्क शेप्ड विद द कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स। ठीक है, क्या हुआ, सारे जो अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग मूवमेंट है वो उस गैलेक्सी के क्या होने लगे, इर्द गिर्द ऐसे डिस्क शेप में डस्ट पार्टिकल्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट सब घूमने लगे। और फिर उन्होंने अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग स्टार्स घूमने लग गए, और एकदम ऐसे ग्रेविटी के इर्द गिर्द वो घूमने लग गए। तो वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स इन द सेंटर में देखने को मिलता है, शेप क्रिएट हो गया। मिल्की वे अपना जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है मिल्की वे में, उसमें से अपना एक है। ठीक है, तो किसी दिन पता चलेगा तो हम किसी और सोलर सिस्टम में जाने का प्रयास करेंगे, बट शायद ही कोई प्लेनेट होगा जहां पे सब कुछ इतना परफेक्टली बना है अर्थ के लिए कि आप यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई है, कि लोग जिंदा रह सकते हैं, पानी है, सब कुछ है। बाकी प्लैनेट सब सोलर सिस्टम में अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बाकियों के ऊपर हैबिटेशन नहीं कर सकता ह्यूमन, जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, वहां उस तरीके का एनवायरनमेंट बन नहीं पाया है और शायद ही बनेगा। ठीक है, मार्स को हम लोग ट्राई करते रहते हैं। एंड्रोमेडा अपने नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है,
जो स्पाइरल पार्ट में आती है, टाइप में आती है। उसके बाद देखो इलिप्टिकल गैलेक्सीज, और अपने गैलेक्सी की तरह अपने गैलेक्सी में इतने सारे सोलर सिस्टम है, ऐसे और भी गैलेक्सीज है बहुत सारे यूनिवर्स के अंदर, उनके अलग अलग सोलर सिस्टम है। हम अपने ही अंदर के अलग सोलर सिस्टम को फाइंड नहीं कर पाए, ठीक है, और स्टार्स पे हम जा नहीं पाए, अलग वाले गैलेक्सी में कब जाएंगे। एलिप्टिकल सर्कुलर टू अ वेरी एलोंगेटेड शेप होता है इसका, possesses comparatively लिटिल गैस एंड डस्ट, इसके अंदर गैस और जो डस्ट है वो कम है, और मोस्ट एबुडेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है, काफी ज्यादा इसकी मात्रा भी होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज में क्या है, वेरी लिटिल डस्ट, बहुत ही कम डस्ट होती है इसके अंदर, डस्ट हो नहीं होगा, गैस नहीं होगा तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स नहीं होगा। मिल्की वे गैलेक्सी देखो, इट इज द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। उसके साथ साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी, गैलेक्सी नियरेस्ट, ठीक है, अपना एकदम भाई भाई, ठीक है, जैसे अपना पाकिस्तान है बट अपना मिल्की वे और एंड्रोमेडा की कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है, ठीक है। पता नहीं वहां के लोग कैसे, पता चला उसका कभी किसी दिन हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया और वो हमसे डेंजरस निकले तो हम लोग तो बेकार ही है, मतलब कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। सारे दुनिया भर में वॉर चल रहा है, कहीं पे भी बम फोड़ते हैं, किसी को भी मारते हैं, ठीक है, बॉर्डर के लिए अपने झगड़े चल रहे हैं, पानी के लिए झगड़ा चल रहा है, कोई डैम बना देता है, कुछ कर देता है, तो उधर वाले होपफुली अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। गैलेक्सी नियरेस्ट टू द मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद देखो एलसीओनियस गैलेक्सी, लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर की ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, अपना जो यूनिवर्स है उसके अंदर से एलसीओनियस गैलेक्सी क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, नियरेस्ट एंड्रोमेडा, और अपनी वाली क्या है, मिल्की वे। सोलर सिस्टम जो है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो आज लेक्चर देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कल उसी उम्मीद से और जज्बे के साथ नोटबुक लेके बैठोगे लेक्चर के लिए। कल भी आपका ये लेक्चर होगा, देखो 8:30 को मैं शुरू करूंगा और 10:30 तक मैं लूंगा, उसके अंदर इंग्लिश भी होगा और ज्योग्राफी, पहले ज्योग्राफी फिर इंग्लिश, ठीक है। हिस्ट्री लेना है बट हिस्ट्री को मैं किसी संडे या सैटरडे के दिन मैराथन टाइप में लूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो देखेंगे इंटरेस्टिंगली सन, ठीक है, ये देखो अपने अलग अलग जो सोलर साइकिल्स है, उसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, और सन्स हैलो क्या है, इंटरेस्टिंग है बहुत ही। सन की जो डेंसिटी है, सन का होने क्या वाला है आगे, ठीक है, अर्थ, अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर क्या क्या सिचुएशन है अभी, वहाँ पे हैबिटेशन क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं रहते वहाँ पे, या फिर पानी का क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वाटर नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे होगी, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ये पेरीजी एपीजी जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, आपको नीचे दिखाऊंगा। और लास्ट में आपके एनडीए और सीडीएस के जो क्वेश्चंस पूछे इस टॉपिक से वो मैंने रखे हुए हैं, तो अगर आप ये सॉल्व करोगे और ये अगर सॉल्व हो गया आपको तो फिर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है एंड यू आर रेडी फॉर दैट। और लास्ट में आप लोग थोड़ा सा अपना नोट्स बना के खुद के रिवीजन कर सकते हो और बस हो गया, फिर यू आर गुड टू गो फॉर एनडीए, ठीक है। और इसके बाहर का, इस नोट्स के बाहर का भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि सारे पीवाईक्यूज देख के आपके सारे जो पीवाईक्यूज है सीडीएस और एनडीए के, आप लोगों के सारे जितने भी आज तक के जो पिछले 10 साल में पूछे हैं पीवाईक्यूज, आपको जिस जिस टाइप के पीवाईक्यूज पूछे वो देख के ही नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से और अलग अलग रेफरेंस बुक से लेके, तो कुछ छोड़ा नहीं है। और कुछ एक हाथ रह गया, एक हाथ कोई बात तो यहाँ पे आपको हम लोग बताएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पे हम रुकते हैं ज्योग्राफी के लिए। इंग्लिश के लिए मैं इसके बाद तुरंत ही आने वाला हूँ। लास्ट में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसी का कोई कमेंट है या कुछ कोई बोलना चाहता है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। लाइक करो, कमेंट करो। मयूर, कुणाल, जय हिंद। और उसी के साथ साथ हेलो। और ये सुनटा सुनटा क्या लगा के रखे हो रे तुम, ये मैं बोलता हूँ कि तुम बोलते हो, हाँ कंफ्यूज कर रहे हो तुम पूरे कॉन्सेप्ट को ही। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो लेक्चर को, लाइक करो, सब्सक्राइब करने लगाओ और उनको ज्वाइन करने के लिए बोलो, ठीक है। बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने के लिए और ये पीपीटी वगैरह बनाने के लिए भी तो बहुत मेहनत लगती है भाई, तो उसको थोड़ा सा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और वही आपका हमारे लिए जैसे गुरु के लिए एक देनगी होती है ना, वो बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा इंग्लिश के लिए। जय हिंद।